हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। और आपके सामने हम लोग तीनों फैकल्टीज यहाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल साइंस के अलग अलग स्ट्रीम के इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे राव सर केमिस्ट्री, निशित सर बायोलॉजी एंड आवर चार्मिंग मोस्ट हैंडसम वसीम सर फिजिक्स के। और आज आप लोग को हम लोग तीनों लोग मिलके ये बताना चाहते हैं कि साइंस में आउट ऑफ 100 कैसे ला सकते हैं हम लोग 100 में 100 लाने की तैयारी है अपनी। यह बात ध्यान रखिएगा वो कि तीनों टीचर ने आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत से पढ़ाया है, कोई टॉपिक छुपा नहीं है। तो आते हैं हम लोग बात करते हैं कि साइंस में तीनों फेज में बारी बारी से कैसे आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नेक टू नेक। ओके डन। तो पहले हम बात करेंगे बायो के बारे में। जैसे कि जानते हैं बायो में ऑल ओवर सब्जेक्ट्स हमारे ऑल ओवर चैप्टर्स हमारे टोटल 3 मेजर चैप्टर्स हैं, 1 माइनर चैप्टर है एंड 1 इंटरमीडिएट चैप्टर है। ठीक है, बात हम बात करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर का नाम हमारा क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस, जिसे कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल बिना इस टॉपिक को देखिए आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी आपके हेल्प के लिए हम कुछ टॉपिक्स लिखते हैं जिसमें खास ध्यान देना है आपको। ध्यान रहे डायग्राम्स को बिल्कुल बारीकी से देखना है, एक एक पॉइंट्स देखना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पढ़ा हम लोग दो चीजें, फर्स्ट इन प्लांट्स, सेकंड इन एनिमल्स। ठीक है, ध्यान देंगे प्लांट्स में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हर बार आपके बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट डाउन द सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान रहे इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए थे और बेटा तीनों को आप लोग वैसे ही लिखेंगे जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल्स। हमने एनिमल्स से पढ़ा था इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। बात करेंगे इसमें ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। हेटेरो में क्या बात किया था हमने? सैपोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। ध्यान देंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग? सबसे ध्यान से देखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड 2 नंबर के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं फंक्शंस ऑफ एंजाइम इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मिला जाके न्यूट्रिशन से 2 टॉपिक हैं, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, सेकंड फंक्शनल यूनिट्स इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, इसको ले सकते हैं ऑप्शन में आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्लांट्स, इन एनिमल्स। अब रेस्पिरेशन में आपका जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन वाला जो टेबल था एनसीईआरटी में, उसको बेटा याद से बिल्कुल रट लेंगे, उसे हर बार क्वेश्चन से आए हुए हैं। ध्यान देंगे उसमें 2 तरीके के हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एनारोबिक में फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, मसल्स क्रैम्प, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मसल क्रैम्प वाला हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे प्लांट्स में, तो प्लांट्स एक्सपायर कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, डेफिनेशन एंड पूरा का पूरा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ऑक्सीजन। अब ध्यान से पढ़ लेंगे प्लांट्स में। ध्यान रखें एनिमल्स में हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाथवे एंड द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स बिल्कुल ध्यान से याद करेंगे, डायग्राम नहीं देखा गया है सर अपने एग्जाम में। ठीक है, तो इन एनिमल्स में अब बात करेंगे ह्यूमंस के बारे में। फिर से बोलता हूं आपको, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाथवे एंड द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर टॉपिक नंबर 3 ह्यूमन सर्कुलेशन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड मैकेनिज्म ऑफ वर्क। और इसे आप ट्रिपल स्टार करके भी चल सकते हैं, ठीक है। देख नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है हमारा सेम टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट्स, साइलम एंड फ्लोएम। ध्यान रखेंगे तीन तीन डिफरेंस हर बार लिखने के लिए आएगा, डिफरेंस तीन तीन डिफरेंस जाइलम में एंड फ्लोएम में। पहला फंक्शन, दूसरा वर्किंग प्रिंसिपल, याद होगा आपको मैंने बताया था जाइलम में ट्रांसपिरेशन फुल प्रेशर एंड फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन। तीसरा एमसीक्यू में पूछा गया बेटा, जाइलम में हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ मटेरियल होता है, जबकि फ्लोएम में डबल डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। याद रखिए इसमें ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। इसके बाद लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक से लास्ट पॉइंट से क्वेश्चन एक आता है, दैट इज ह्यूमन एक्सप्रेशन। ह्यूमन एक्सप्रेशन ध्यान रखिए, हम पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से इंसान के अंदर यूरिया नाम का वेस्ट यूरिन के साथ निकाला जाता है। हमने पढ़ा था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, याद है। देन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन एंड फंक्शन। ये हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट। नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, बारी बारी से यहां पे सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, थर्ड एंड फोर्थ में बता दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए आते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर पे, इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ध्यान रखिए यहां से हम लिखने वाले न्यूरॉन नाम के सेल से, याद है न्यूरॉन्स, बिल्कुल ध्यान से बात करेंगे हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स का डायग्राम एंड देयर ऑर्गेनल। फंक्शंस याद रखेंगे, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, याद है ना। चलिए फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। हमने बात किया था सेंट्रल एंड पेरिफेरल, याद है। सेंट्रल पेरिफेरल के बाद हमने बात किया था सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सारे टाइप्स में आप बिल्कुल उसको अच्छे से ध्यान से याद करके और तब उसके डेफिनेशंस को आगे प्रेजेंट करेंगे। साथ में पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट ऑर्गन्स में द मेन पॉइंट इज ब्रेन। ब्रेन क्या इसका मेन पॉइंट है, याद रखेंगे। इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड and most important nerves. There are types of nerves, afferent, efferent, that is also known as sensory and motor. एक था हमारा internals, mixed nerves। सारी बातें आप वहाँ पे अपने नोट से, अपने बुक से, एनसीईआरटी से डिट्टो आप कॉपी करके याद करेंगे। कोई भी वर्ड एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते हैं, ओके। इसके बाद इसमें सबसे बड़ा टॉपिक क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन से एक क्वेश्चन हमेशा आपके बुक्स में रिफ्लेक्स एक्शन। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड हाफ के बारे में, जो कि हमारा है हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स के बारे में, और आप हार्मोन्स के बारे में आप कंप्लीट प्लांट हार्मोन्स 5 नाम थे, ऑक्सिन, गिबरेलिंस, साइटोकाइनेसिस, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, दैट इज आल्सो एंड द ह्यूमन हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे और आपका गोनैड्स तक सारी बातें कंप्लीट करेंगे। और यहां प्लांट्स और ह्यूमंस, प्लांट्स और ह्यूमंस में सारी चीजें बिल्कुल एग्जांपल के साथ ध्यान रहे। हार्मोन से डिजीजेस भी पूछी जाती हैं, तो उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। इसे शॉर्ट ले सकते हैं आप। चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने बात की थी टोटल ये चैप्टर के 3 फेज में बटा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल, सेकंड सेक्सुअल। सेक्सुअल में 2 पार्ट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहली बात ये आपको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट में हमने बात की थी असेक्सुअल के बारे में, फिर बात की थी सेक्सुअल के बारे में। कभी कभार क्वेश्चंस 2 नंबर में ये भी आते हैं कि रिप्रोडक्शन करना जरूरी क्यों है, और उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन करने से किसी भी ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस अर्थ में बना रहता है। विदाउट रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म आगे नहीं बढ़ सकता। इसका तो ध्यान रखिए और लिख दीजिए। एसेक्सुअल में अलग-अलग टाइप्स, और टाइप्स के साथ इनके एग्जांपल। बायोलॉजी में एग्जांपल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस आपके आंसर्स आपके इनकम्प्लीट माने जाएंगे। सेक्सुअल में हमने बात की इसको 2 भाग में। पहले में हमने बात की थी प्लांट्स के बारे में, दूसरी बात की थी एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में हमने बात की थी फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर से संबंधित सारी चीजें ध्यान रखिए। डायग्राम ऑफ अ फ्लावर, डायग्राम ऑफ फ्लावर, इसमें 4 बातें आपको कंपल्सरी है फ्लावर के डायग्राम में, ठीक है। कैलिक्स, कोरोना, एंडोसियम एंड डायनोसियम। फ्लावर के अलग-अलग पार्ट्स के बारे में, मेल पार्ट के बारे में, एंडोसियम स्टैमेन किस चीज से बना हुआ है, इवन फीमेल चीजें किस से बनी हुई हैं, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एंड लास्टली द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि हमारा जेनेटिक फॉर्मेशन है और एम्ब्रियोजेनेसिस है। तो कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं इसमें। फ्लावर के बाद, फ्लावर से क्वेश्चन हर बार आएगा हमारा। एनिमल्स की बात करते हैं, सेम से मेल और फीमेल्स, इंसानों का बात किया गया मेंबर्स के बारे में। तो जो एनिमल्स हमारे ध्यान देंगे मेल और फीमेल में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फीमेल डायग्राम होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल के सिस्टम का पाथवे। अब पाथवे बिल्कुल कंप्लीटली याद रखेंगे, कहां पे हमारा मेल गैमेट बनता है, कैसे वो बाहर आता है, कैसे मूव करता है, सारी बातें पाथवे में आ सकती हैं। इसलिए बेटा इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग। ये आपका हो गया ह्यूमन में खत्म। लास्ट में बचा हुआ है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट इज द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। The modes of contraception. Modes of contraception. यहां से 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, मैनुअल मेथड, ओरल पिल्स एंड द लास्ट सर्जिकल मेथड। ध्यान रहे सर्जिकल में आईयूडी सर्विस आ जाएगा हमारा, वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, एक बार डिफरेंसेस को हम ध्यान से रखेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज द इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का पार्ट डिलीट हो चुका है। अब बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। ध्यान रहे इनहेरिटेंस में आपके मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड के क्वेश्चंस डायरेक्टली कभी नहीं पूछे गए हैं। आपको इसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज द न्यू मार्क, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप वहां पे प्रैक्टिस करके मॉक पेपर से आप वहां देख सकते हैं, सैंपल्स देख सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन में कैसे कॉन्सेप्ट बदल सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 4 ध्यान रखिए।
और आपको डिफाइन होते हैं हमारे तीनों के तीनों लॉ जो मिडिल साथ में दिए गए हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 4 इनहेरिटेंस एंड ट्रेडिशन। First topic, monohybrid cross, genotype and phenotype. Genotype and the second is phenotype ratio. Directly हम सीख जाता है इससे। उसके बाद second one is law of inheritance. Law of inheritance. इसमें टोटल 3 लॉज हैं हमारे। And the third is dihybrid cross. Dihybrid cross. तीनों के तीनों टॉपिक है हमारे, एक बार रिवाइज करना है। जरूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएंगे हमारे, जरूरी है कि सेम एज जो बुक में ऐसा क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बदल सकता है, एमसीक्यू सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आते कहां से सबसे ज्यादा, दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन। ये हो गया आपके कुछ रिवीजन वाले टॉपिक्स चैप्टर 4 से। अब लास्ट चैप्टर आवर इन्वॉल्वमेंट। चैप्टर नंबर 5 आवर इन्वॉल्वमेंट। जैसा कि हमने चैप्टर स्टार्ट में पढ़ा होगा, ये सारी चीजें इसमें जितने भी टॉपिक्स थी वो सब मिला के आपके पुराने वाले एसएससी टॉपिक्स थे। लेकिन टोटल 3 टॉपिक्स ऐसे आपने यहां पर टाइटल किए हैं जो कि काफी नए हैं, क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा पहले, दैट इज 10% लॉ। सेकंड टॉपिक ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन। एंड द लास्ट वन इज दैट garbage disposal, garbage, types of garbage and their disposal। किस तरीके से आपने गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ गार्बेज आप रखेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और नहीं मिल सकते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, वापस बता दें आपको टोटल डायग्राम क्रॉस देखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन अमीबा, सेकंड लीफ, थर्ड ह्यूमन हर्ट, फोर्थ नेफ्रॉन, फिफ्थ न्यूरॉन्स। ठीक है, उसके बाद अब रिप्रोडक्शन वाले में क्या है, फ्लावर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, दैट्स ऑल। चलिए बेटा, फिजिक्स के स्टडी के ऊपर बात कर रहे हैं। लगभग आप सोच सकते हैं कि 26 से 27 मार्क्स का बेटा वेटेज रहेगा पेपर के अंदर फिजिक्स में। वैसे तो सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ डिलीवर हमने किया है उसके बाद भी, बट लास्ट टाइम किस तरीके से आपको हैंडल करना है। अभी पेपर में टाइम है बेटा, लगभग आप 3 दिन का समय है, बिल्कुल आराम से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। चलिए फिजिक्स को देखते हैं चैप्टर वाइज। टोटल आपके फिजिक्स में बेटा 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट इज लाइट, सेकंड इज ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, थर्ड चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात करें बेटा 4 चैप्टर में 2 चैप्टर में जो कॉम्बिनेशन है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, उन दोनों में न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन है, और 2 चैप्टर बच रहे हैं ह्यूमन आई और आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो बिल्कुल आराम से पेपर हैंडल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फटाफट स्ट्रैटेजी देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक चैप्टर के अंदर क्या क्या प्रोसीजर रखेंगे हम। चलिए फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। लाइट चैप्टर में बेटा 2 सेक्शन है, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन। फर्स्ट वन इज बेटा रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर 2 टॉपिक मोस्टली हैंडल करेंगे बेटा हम लोग। एक प्लेन मिरर and second one is spherical mirror। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में सिंपली आपको लॉस देखकर जाना है कि लॉस क्या होंगे बेटा प्लेन मिरर के लिए। सेकंड स्फेरिकल मिरर,
स्फेरिकल मिरर में दो बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन करना आना चाहिए। किसी के लिए भी हम पूछ सकते हैं कि कभी वो फोकस पे रखा सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल लाइन पर जो भी आपने इमेज फॉर्मेशन किया है, तो हो सकता है बेटा कि कोई भी एक इमेज फॉर्मेशन आपसे पूछ ले, बियॉन्ड सी एट सी कहीं पर भी पूछा जा सकता है। और उस इमेज फॉर्मेशन का सबसे बड़ा यूज आपको न्यूमेरिकल के अंदर चेक करने के लिए है कि मेरा न्यूमेरिकल सही बन रहा है गलत बन रहा है, उसके लिए काम मिलेंगे। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल दोनों के ऊपर बेटा न्यूमेरिकल देखकर जाना है। पेपर के अंदर हमेशा पूछा गया है न्यूमेरिकल, कहां से न्यूमेरिकल करेंगे प्रैक्टिस। क्लास के अंदर जो भी न्यूमेरिकल किया है सब सफिशिएंट है, बट उसके बाद भी जो बच्चे क्लास से नहीं जुड़े हुए बाहर से हैं उनके लिए बेटा क्वेश्चन बैंक कोई भी एक क्वेश्चन बैंक उठाइए, फटाफट उससे क्वेश्चन निपटाइए, आराम से पेपर के अंदर सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद इनका यूज करना जरूरी है। इन दोनों मिरर के लिए यूज इंपॉर्टेंट है। इस मिरर का यूज क्या है वो आपको आना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर इज डन। फर्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन में करना है, उसके बाद बेटा इसका न्यूमेरिकल, उसके बाद इसके लिए यूज देख लेंगे, एनफ है। प्लेन मिरर में सिर्फ लॉस देखेंगे कि लॉस क्या है प्लेन मिरर के लिए। उसके बाद रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम प्लेटफॉर्म की तरह काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, लॉस देखेंगे जिसमें स्ट्रेंथ को वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे बेटा लेंसेज के लिए। किसके लिए बेटा, लेंसेज के लिए, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस, उन दोनों के लिए इमेज फॉर्मेशन करेंगे, उन दोनों पर न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल कहां से करना है, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, फटाफट कॉन्सेप्ट को डील कीजिए, डिलीवर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम अभी है आपके पास, कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में बेटा एक छोटा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है, काफी बड़ा चैप्टर है, वेटेज रखिएगा एग्जाम के अंदर, तो इमेज फॉर्मेशन से सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, फटाफट देख के बताते हैं कि एग्जैक्टली आपको कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं बेटा, ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन क्या है उसको देख लेंगे। उसके बाद बेटा डिफरेंस होंगे, जरूरी है पढ़ना, हाइपोथेटिकल इंपॉर्टेंट है, एक सवाल पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा आप तीन सेक्शन है आपके पास, एक तो स्कैटरिंग का सेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन का सेक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के सेक्शन में कोई भी आप दो टॉपिक जरूर करें। फर्स्ट इज सनसेट, एडवांस सनसेट, और उसके बाद बेटा डेली सनसेट देख लीजिए। स्कैटरिंग में टिंडल इफेक्ट और कलर ऑफ स्काई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई भी एक सवाल पेपर में पूछा ही जाता है। लॉन्ग में एक सवाल इससे रहेगा बेटा, बिल्कुल आराम से हैंडल कर लीजिए। प्रिज्म का डायग्राम कैसे बनता है, इन तीनों टॉपिक में, इस टॉपिक में डायग्राम का प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, वरना क्या होगा आप परफेक्ट डायग्राम नहीं बना पाएंगे। और अगर परफेक्ट डायग्राम नहीं बना पाए बेटा, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, अगर डायग्राम सही से नहीं बना पाए आपका स्कोर कट जाएगा। तो जो सेकंड चैप्टर है बेटा ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में, इसमें मोस्टली आप डायग्राम प्रैक्टिस घर पर करके जाएंगे, 2-3 बार डायग्राम को बना लेंगे, सब सफिशिएंट है, आप आराम से पेपर को टैकल कर लेंगे। उसके बाद जो चैप्टर है बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, वेटेज काफी है। इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो न्यूमेरिकल थ्योरी का कॉम्बिनेशन रह सकता है, और अगर बात करें तो सबसे पहले आपको करंट का डेफिनेशन का पता होना चाहिए, एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद पोटेंशियल एट अ पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इस पर एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल टफ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। उसके बाद रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, प्लीज इसको जरूर देखिए। R = rho L by A, ये फार्मूला दिमाग में होना चाहिए, उस फार्मूले से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो किन-किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। और एक बात, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में प्लीज डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। बच्चा पेपर में जाने पर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो प्लीज इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर जाइएगा। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज पैरेलल, इनमें से कोई भी एक न्यूमेरिकल का पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो बिल्कुल टफ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होगा बेटा, सर्किट देखते ही पता चल जाता है कि वो सीरीज का है क्वेश्चन या पैरेलल का है। उसके बाद आराम से सॉल्व करेंगे। कभी-कभी ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर रेजिस्टर से करंट के बारे में पूछा जाए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जा सकता है, तो प्लीज ओम्स को ध्यान में रखेंगे, V = IR, उससे काम हो जाएगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। और जितना क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराए वो सब सफिशिएंट है। अगर जो बच्चे क्लास नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, फटाफट उसको निपटाएंगे, पेपर में
इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी के ऊपर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एज इक्वल टू जो रो एल बाई ए है, प्लीज इसके ऊपर न्यूमेरिकल एज इट इज सारा डेटा दिया होगा, उसमें कन्वर्जन करना होगा और आराम से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में बात कर सकते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट किया जा सकता है हीटिंग इफेक्ट से। तो शायद आपको उम्मीद करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट से 3 नंबर का एक सवाल दिख सकता है पेपर के अंदर, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। हीटर इतना देर चल रहा है, कॉस्ट निकालना हो सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है, कोई टफ काम नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने किया है, बिल्कुल आप हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं बेटा। उसके बाद जो चैप्टर बच रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थ्योरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली 2-3 टॉपिक आप दिमाग में रख सकते हैं। एक तो बेटा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट एज इट इज आएगा, 2 नंबर में आप आराम से हैंडल कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, देना फिर उसके बाद बेटा आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में हो सकता है, 3 नंबर के थ्योरेटिकल पेपर में पूछा सकता है, पास्ट ईयर में बहुत बार सवाल किए गए हैं इससे। सॉलिनॉइड भूलिएगा मत, डायग्राम प्लीज प्रैक्टिस करते जाइए, अगर डायग्राम प्रैक्टिस नहीं कर पाए बिल्कुल एरर हो जाएगा, वहां पे डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाएंगे। राइट हैंड थंब रूल, किस तरीके से डायग्राम बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस वाले चैप्टर में खासकर आपसे डायग्राम प्रॉपर नहीं बनेगा। टेस्ट में बच्चों को अक्सर देखते हैं, बच्चे से कितनी बार टेस्ट हमने जो लिया साइंस के अंदर डायग्राम बच्चा बना नहीं पाया है, तो प्लीज अपने बच्चों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डायग्राम अभी प्लीज प्रैक्टिस करते जाएंगे, पेपर में बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम तभी बन पाएगा, वरना आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे बेटा। उसके बाद 2 बातें इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर लूप, प्लीज देख लीजिएगा डायग्राम कैसे बनाना है, कोई मैग्नेटिक वगैरह निकालने का चक्कर नहीं है बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, काफी है, एनफ है। उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज को देख ही लिए, डोमेस्टिक सर्किट प्लीज कैसे डायग्राम बनेगा बहुत जरूरी है। उम्मीद करते बेटा फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है वो 2 चैप्टर हमने पहले बता दिया। लाइट के अंदर बेटा आपका लेंस और मिरर से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है वो प्लीज एरर कर देता है कि वो प्लस माइनस समझ नहीं पाता है कि फोकल लेंथ प्लस ले माइनस ले, प्लीज उसको ध्यान दीजिएगा। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी लेंगे पॉजिटिव ऑपोजिट मेजर करेंगे नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बेटा नेगेटिव, प्लीज दिमाग में रखेंगे। और न्यूमेरिकल के अंदर मैग्नीफिकेशन का यूज करेंगे कंप्लीट आपका सॉल्यूशन करने के लिए। नेचर बताने के लिए मैग्नीफिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल में, 5 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल, और उम्मीद कर रहे हैं बेटा कि पेपर बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बिल्कुल गारंटी देते हैं बेटा, और विक्टर्स की गारंटी है, साइंस में हर साल 100 आया है, इस बार नहीं आएगा। थैंक यू। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या बोर्ड में आ सकता है, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम क्या है। तो सीक्वेंस में तो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और एसिड बेस और थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल, और फोर्थ है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका जो टॉपिक और मैक्सिमम जो वेटेज कवर करने वाला हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और सबसे टफ भी बोला जाता है। और जब आप बोर्ड का पेपर जब साइंस में ओपन करेगा तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन दिखेगा तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिखेगा केमिस्ट्री का, और वो भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत सारी बातें लिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर पे विद स्ट्रक्चर। तो नोमेनक्लेचर तो आपको पता ही होना चाहिए, बट उसके साथ आपको स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए, कैसे उसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रोपेन आ गया, तो प्रोपेन का तो आपको केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बट उसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज है हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स जो होता है, अब ज्यादा कितने तक हम सर आइसोमर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जाना 6 कार्बन तक। ठीक है, 6 कार्बन तक अगर आपको आइसोमर बनाने आ गया, उसका नोमेनक्लेचर आ गया, तो आपके लिए इनफ है, ये भी कवर हो जाएगा सेकंड वाला टॉपिक। थर्ड हमारे पास है, थर्ड वन इज हम बोल सकते हैं कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या होगा सर, ये तो कन्वर्जन, ये तो 11th क्लास का टॉपिक बता रहे हैं, 12th क्लास। तो कन्वर्जन में आपको ये बताना है, जैसे कि हमारे पास एक आप लोगों ने ऑक्सीडेशन टॉपिक पढ़ा होगा इस चैप्टर में, तो उसमें था हमारे पास इथेनॉल से इथेनोइक
सेकंड चीज दिया है इथेनॉल से हमको अगर बनाना है इथीन, तो इथेनॉल से इथीन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। आपको पता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है एक तरीके से हाइड्रेटेड एजेंट की तरह काम करता है, वाटर को निकालने का काम करता है। इथेनॉल से H2 को निकालेगा तो हमारे पास इथीन कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जो कि हम बोल सकते हैं एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। ये हमारे पास इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे अनुसार, और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी आप एमसीक्यू के बेसिस पे आप देख सकते हैं सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज देख सकते हैं वो एमसीक्यू के बेस पे। ये हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स कवर करने वाला इस चैप्टर का टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मेटल एंड नॉन मेटल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि आयोनिक कंपाउंड में फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये कैसे होगा, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हमारा एक्सट्रैक्शन। आप लोगों ने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन कि कैसे हम लोग सीनाबार से मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन में हमारे पास कौन कौन सा मेटल का एक्सट्रैक्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, Hg, कॉपर, और थर्ड वन इज जिंक, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास है Hg, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन कैसे होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ Hg फ्रॉम सिनाबार, ठीक है। और ये ओर के फॉर्म में पाया जाता है हमारे अर्थ में। तो जैसे इसका ओर क्या होगा Hg का, तो हमारे पास मरकरी सल्फाइड होगा। तो मरकरी सल्फाइड से हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इस चीज को, ये देख लीजिए आप। थर्ड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नॉन मेटल उतना जरूरी नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उसमें मेटल को आप लोग एसिड के साथ रिएक्शन देख लीजिएगा, ठीक है। मेटल को एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, और स्पेशली उसमें एक और क्वेश्चन है कि मेटल को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, किस किस समय में मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और किस किस समय जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। थर्ड, ये बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है। सेकंड चैप्टर है हमारे बुक का, लेंथी है बट बहुत इजी है, ठीक है। तो एसिड, बेस, सॉल्ट में आप बहुत चीज नहीं पढ़ना है। पहला तो हम लोग की इंडिकेटर, और इंडिकेटर में भी आप सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ लीजिए। एसिड में उसका कलर क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज का, फिनोल्फथालीन का, एसिड में, बेस में, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। सेकंड वन इज कि एसिड को हम लोग जब रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड को हम लोग मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट इज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि जब हम बेस को जब हम रिएक्ट करेंगे इसके साथ वो मेटल के साथ, और ये डिस्टेंस का थोड़ा सा टफ बनता है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। और थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है कि सॉल्ट। ये तो बहुत याद करने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं, मगर ऐसा ये जो बच्चे समझ गए इक्वेशन बनाना ये इजी है, ठीक है। तो सॉल्ट में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 सॉल्ट पढ़ लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा।
118% गारंटी कॉस्टिक सोडा, और दूसरा है हमारे पास POP, पॉप। समझ गए? पॉप मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारा 10th क्लास का जर्नी इसी चैप्टर से स्टार्ट हुआ था, तो टॉपिक इसी से करते हैं। ठीक है? तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आप सोच लीजिए कि इसका टाइम ही जाएगा जो बता रहा है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि हमारे पास है रिडॉक्स। रिडॉक्स, अब एक एग्जांपल भी हम आपको बुक में देते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी भी आने का है कि हमारे पास एक आपको दिया हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद Cl2 फॉर्म MgCl2H2 और Cl2, इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। वहां पे आपको रिडॉक्स में पता करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है, क्लास में हम डिस्कस किए हैं। ठीक है? तो ये रिडॉक्स है। और सेकंड जो हर बार आता है, ये आप चार को भी बुलाने के लिए इसका नाम है बैलेंसिंग। ठीक है? हर बार आने वाला टॉपिक है बैलेंसिंग। ठीक है? और थर्ड और लास्ट हमारे पास है जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन, और रिएक्शन में हमारे पास है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है? और डीकंपोजिशन रिएक्शन में भी आप थर्मल डीकंपोजिशन को पढ़िएगा। ठीक है? और एक और इसमें लास्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रिडॉक्स में दिया हुआ है, बट रिएक्शन का पार्ट है कि जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो उसका कलर क्या होगा, और जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या हम उसको वापस से सेम कलर में ला सकते हैं क्या? तो आप देखिएगा वो रिडॉक्स टॉपिक दिया हुआ है, कॉपर को जलाएंगे ऑक्सीजन प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? तो ये वाला टॉपिक देख लीजिएगा। और लास्ट सारा